अधिक काल देखेंगे भाई, ठीक है। इसमें हम सब एक काम कर लेते हैं, जैसे ऋग्वेद के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ रखा है। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है? ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐत्रेय और कौशिक। आरण्यक इसके कौन से हैं? आरण्यक, ऋग्वेद के आरण्यक के क्या नाम है? किसी को आइडिया है? सर एक उसकी एक तैतरीय करके था वो क्या सर? हाँ, ऐतरेय और कौशिकी, इसके आरण्यक भी यही हैं, ठीक है। उपनिषद की भी बात करें तो उपनिषद इसके कौन से हैं? ऐतरेय उपनिषद है। उपवेद क्या है? उपवेद है आयुर्वेद, इसका सर आयुर्वेद आयुर्वेद। उपवेद है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ये सारी चीजें हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे यजुर्वेद, सॉरी यजुर्वेद, इसमें क्या है? स्रोत और कर्मकांड का वर्णन है। कर्मकांड का वर्णन है, ठीक है। इसमें स्रोत और कर्मकांड का वर्णन है। इसके दो भाग हैं। दो भाग कौन से हैं? एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण सर। कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की बात करेंगे तो ये गद्य में लिखा गया है, और कृष्ण का बात करेंगे तो ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। मतलब यजुर्वेद ऐसा वेद है जिसकी रचना दोनों, मतलब गद्य और पद्य दोनों में हुई है ना। इनके पुरोहित को बोला जाता है अध्वर्यु। अध्वर्यु बोलते हैं भाई इनके पुरोहित को। इसका अंतिम भाग क्या कहलाता है? इसका अंतिम भाग है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद मतलब ईश प्लस उपनिषद, मतलब ये है ईशोपनिषद जो है आपका आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है ईशोपनिषद। यहां पे शुक्ल यजुर्वेद की जो हम बात करेंगे, इसकी दो शाखाएं हैं। शाखा इसकी कितनी है? दो है। एक है कण्व और एक है माध्यन्दिन। दो शाखाएं हैं इसकी। एक संहिता भी इसकी है। इसकी संहिता का क्या नाम है? वाजसनेय संहिता। वाजसनेय संहिता है, ठीक है ना। ओके, यहीं पे कृष्ण की भी बात करेंगे, कृष्ण यजुर्वेद की भी बात कर लेंगे हम। इसकी भी कितनी शाखाएं हैं? इसकी भी शाखा है 4। कौन कौन सी भाई? तैत्रीय, काठक, कपिस्थल और मैत्रायणी। मैत्रायणी, इसका एक उपनिषद भी है। उपनिषद का क्या नाम इसके? सर कंठो उपनिषद। कठोपनिषद। अच्छा हाँ कठो। कठोपनिषद है ना। ये इतना हमें ध्यान रखना है। ये जो यजुर्वेद है आपका, ये कर्मकांडी है, यज्ञ वाला है। यज्ञों और कर्म कांडों को इसमें प्रधानता दी गई है यजुर्वेद में आपके, ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखना, हमें थोड़ा बहुत यजुर्वेद में भी वर्ण आश्रम और वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। थोड़ी बहुत वर्ण आश्रम और वर्ण व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। इसमें टोटल कितने मंत्र हैं? सर 1400 कुछ है। 3988 मंत्र हैं टोटल। गायत्री नहीं तो मंत्र, 1990 है सर। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र यजुर्वेद में ही मिल है, ठीक है।
गायत्री मंत्र हालांकि आपके ऋग्वेद के तीसरे मंडल में भी है, लेकिन यजुर्वेद में भी मिलता है। ठीक है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण है। आरण्यक कौन कौन से हैं इसके? सर आरण्यक आरण्यक कौन कौन से हैं? बृहदारण्यक है ना, बृहदारण्यक एक है, दूसरा है तैत्रीय, तैतरीय। और तीसरा है मैत्रायणी। ये आरण्यक है। उपनिषद इसमें कई सारे हैं, उपनिषद इसके 4 हैं। कौन कौन से भाई? मुंडक, मुंडक है, मुंडक है इसमें, ईशोपनिषद है, ईशोपनिषद, ईशोप को हम ईशावास्योपनिषद बोल सकते हैं, ईशावास्योपनिषद। ठीक है ना। इसके अलावा सर एक श्वेताश्वर करके सर। प्रश्नोपनिषद भी है इसमें, और एक देखेंगे मांडूक्य उपनिषद है। श्वेताश्वर भी इसका है। श्वेताश्वर का मतलब क्या होता है? सफेद घोड़ा। उपवेद कौन सा है इसका? तो धनुर्वेद। धनुर्विद्या सर। ठीक है, अब इसमें सर याद किया लेकिन जल्दी से भूल जाते। यजुर्वेद में किसका किसका वर्णन मिलता है? वर्णन किया गया है पुनर्जन्म के सिद्धांत का, पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन है इसमें। जल प्लावन कथा भी है इसमें, जल प्लावन कथा है। पुरुरवा उर्वशी आख्यान भी है इसमें, पुरुरवा उर्वशी आख्यान भी है इसी में। इसी में पुरुष मेध का भी वर्णन है, पुरुष मेध का वर्णन है। ठीक है, अभी एक इसमें पढ़ रहे थे शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को क्या कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया सर पुरुष का। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। और ऋग्वेद में क्या कहा गया था? जाय दस्तम। दस्तम। ठीक है, मतलब क्या होता सर उसका? अब बात करेंगे सामवेद की। सामवेद में कितना है टोटल मंत्र सर? हाँ, मंत्र कितने हैं इसमें? 1549। 1549 मंत्र हैं। 1500 के आसपास है सर, पूरा हमको टोटल नहीं पता। 1810 है। ठीक है, टोटल 1810 मंत्र हैं। इनमें से 75 ही हैं जो सामवेद इसके हैं, जो 75 ही हैं जो सामवेद के हैं। बाकी के सारे जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से संबंधित लिए गए हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? सर 7 स्वरों का वर्णन सर, आई थिंक। साम का अर्थ होता है संगीत, संगीत या फिर बोले तो गान। कौन सा गान है ये? संगीत कौन सा ये? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले गान है। ठीक है ना, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले हैं, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है सामवेद। इसके पुरोहित को क्या बोलते हैं? उद्गाता, उद्गाता बोलते हैं इसके जो वो हैं पुरोहित। ठीक है, सामवेद को ही संगीत शास्त्र का आदि ग्रंथ भी माना जाता है ना। तो जनक बोल सकते हैं ना संगीत का? हाँ, संगीत शास्त्र का जनक भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, इसके ब्राह्मण कौन कौन से हैं?
जैमिनी एक है। ब्राह्मण कौन कौन से हैं? पंचविश, पंचविश, जैमिनी और एक स्टार्टअप करके सर। संदेश। ठीक है, ये 3 ब्राह्मण हैं इसके। अच्छा, इसके वो कौन है? आरण्यक। सर अरण्यक में इसका एक जैमिनी है, एक दान योग करके सर ऐसा कुछ। एक है छांदोग्य। तो उपनिषद है। आरण्यक भी है। ठीक है, और एक है तवलकर। उपनिषद भी इसके छांदोग्य हैं, जैमिनी है, केनोपनिषद एक है। केनो है सर। ठीक है, एक दान दो क्या, वो क्या है सर? ठीक है, उपनिषद लिख लेंगे, छांदोग्य, जैमिनी, केनोपनिषद। केनोपनिषद। उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद इसका उपनिषद है, ओ सॉरी उपवेद है। इसकी 3 शाखाएं भी हैं, है ना? सामवेद की 3 शाखाएं हैं। उनके क्या नाम है भाई? कौथुमीय, जैमिनीय, रणायनीय, है ना? ये सामवेद के हैं। अथर्ववेद के भी देख लेते हैं यहीं पे। अथर्ववेद सबसे अंतिम में था ना, अथर्व, इसमें अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे बाद में हुई है। ठीक है, ओके। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? सर जादू टोना वशीकरण प्रेम विवाह यही सब है सर इसमें। औषधि, जादू टोना, ये सब विषय हैं इसके। ठीक है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? गोपथ। गोपथ ब्राह्मण है। आरण्यक कौन है इसका? का अरण्यक नहीं है शायद। कोई नहीं। ठीक है, आरण्यक इसमें कोई नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यजुर्वेद के जो आरण्यक हैं उनका कुछ अंश अथर्ववेद के आरण्यक के रूप में माना जाता है। ठीक है, उपनिषद भी नहीं है इसके कोई। ठीक है, उपनिषद भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन यजुर्वेद के कुछ उपनिषद हैं, उनके जो कुछ अंश हैं वो माने जाते हैं कि वो अथर्ववेद के हैं। इसके उपवेद का क्या नाम है? ऋग्वेद। स्थापत्य वेद। ठीक है, अब देखिए अथर्ववेद में ही अंग और मगध को क्या कहा गया है? दूरस्थ प्रदेश कहा गया है, अंग और मगध को। इसी में सभा समिति के बारे में बात हुई है कि सभा समिति कौन है? प्रजापति राजा की दो की पुत्री पुत्री। है। प्रजापति की पुत्री हैं दोनों। इसमें विचार, विश्वास, अंधविश्वास, इन सब का वर्णन मिलता है। चलो, इसकी भी 2 शाखाएं हैं भाई। सखाए मतलब क्या होता है सर? कौन कौन सी हैं? पिप्पलाद और शौनक। इसका कोई ब्राह्मण है क्या अथर्ववेद का? यस ब्रह्मा। ब्राह्मण गोपथ। इनके पुरोहित का नाम है ब्रह्मा। पुरोहित है ब्रह्मा, है ना? आपको भी पता है क्या कि गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद का वर्णन किसमें किया गया है? गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद का वर्णन मिलेगा बृहद आरण्यक उपनिषद में। जी सर। यम नचिकेता संवाद कहाँ है? कंठोपनिषद। कठोपनिषद में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। मुंडक उपनिषद से। वाह, ठीक है।
चलो। मुनको में तो बोला गया यज्ञ की तुलना टूटा हुआ नाव से किया गया है सर। हाँ। अच्छा, आप में से किसी को ये पता है कि जो सप्त सिंधु प्रदेश है ऋग्वेद में, जिसका हमने अभी चर्चा किया था, उस सप्त सिंधु प्रदेश में कौन कौन सी नदियां आती हैं? यस सर, वो जो भी चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी, हम्म। ये सब। ठीक है, उसमें एक सरस्वती नदी भी है, याद रखना उसको भी। ठीक है, बाकी गोमती भी है, गोमती मतलब गोमल, अफगानिस्तान वाली, क्रुमु कोमल, भी है, सुवास्तु भी है ना? ये ब्रह्मवर्त क्या था? ब्रह्मवर्त क्या था? कैसे? ब्रह्मवर्त नहीं पता। ये सतलज से यमुना तक का क्षेत्र है, यमुना तक का क्षेत्र है ना? ऋग्वेद का केंद्रीय स्थल भी माना जाता है, ऋग्वेद काल का केंद्रीय स्थल है, काल का केंद्रीय स्थल भी इसको माना जाता है। ठीक है। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में क्या जानते हैं आप लोग? ऋग्वैदिक काल में कोई राजतंत्र नहीं था ना, राजतंत्र नहीं था, वहां पे होते थे कबीले, नहीं। वही कबीलों के सरदार के द्वारा शासन चलाया जाता था, है ना? यही था। सबसे छोटी इकाई होती थी कुल, कुल का मुखिया होता था कुल। ये तो बता ही दिए ना। अब हम सब आते हैं ना अपने उस पे, चैप्टर पे, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल पे आते हैं। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक का है भाई? 1000 से 600 बीसी के बीच में है ना? राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर, उत्तर वैदिक अवस्था राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर। ये ऋग्वेद के काल, ऋग्वैदिक काल के बाद का युग है, हमको ये पता होना चाहिए। इसके जो सोर्स हैं वो क्या है, स्रोत क्या है इसके? चित्रित, धूसर, मृदभांड, है ना? और लौह उपकरण सकते हैं। अगर देखेंगे तो स्रोत के रूप में, जैसे एक जगह है अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा का नाम सुना आप लोगों ने? ये कई बार यस पेपर में भी पूछा गया है, सर। अतरंजी खेड़ा इसका, अतरंजी खेड़ा। यहां से क्या मिलते हैं? पहली बार लोहे के उपकरण पाए गए हैं अतरंजी खेड़ा से, पहली बार लौह उपकरण, लौह उपकरण पाए गए हैं, और सबसे अधिक भी पाए गए हैं। अतरंजी खेड़ा है कहाँ पे? यूपी। यूपी में कहाँ है? हमने वहां नहीं, बस यूपी में ये पता है। यूपी के एटा जिला में है अतरंजी खेड़ा, एटा जिला। ठीक है, ओके। ये तो पुरातात्विक स्रोत है इसका। साहित्यिक स्रोत इसके जब देखेंगे तो इसके साहित्यिक स्रोतों में सामवेद भी, यजुर्वेद भी, अथर्ववेद भी, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब मिल जाते हैं। फिर ये क्या है? पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से होंगे? सामवेद, यजुर्वेद, है ना, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ। उपनिषद और नैक भी तो इसी में आएंगे सर। अच्छा, जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के आनुष्ठानिक महत्व का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथ में, ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनमें यज्ञों के आनुष्ठानिक महत्व का उल्लेख किया गया है। कर्मकांडीय ग्रंथ हैं, चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है। ये कर्मकांडीय भी हैं, ये सभी जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक, इनकी रचना एकांत में हुई है, जंगल में हुई है। इनका अध्ययन भी एकांत में होता था। ठीक है, ये आपको याद रखना, रचना और अध्ययन दोनों ही एकांत में होते थे, जंगल में होते थे। आरण्यक भी, उपनिषद भी है। उपनिषद के बारे में अगर देखें, उपनिषद दर्शन पर आधारित है।
ठीक है, दर्शन पर आधारित है उपनिषद, ये बात पता होनी चाहिए, दर्शन पर आधारित है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत भी कहते हैं इसे। अर्थ क्या होता है उपनिषद का? गुरु के समीप बैठ के ज्ञान लेना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये जो उपनिषद है ना, इसमें ईश्वर और आत्मा के संबंधों की भी बात की गई है। इसमें परम ज्ञान, पराविधा, सर्वोच्च ज्ञान, इन सब का वर्णन मिलता है। ठीक है, उपनिषदों में। ठीक है, दर्शन पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। भारतीय दर्शन के मूल स्रोत माने जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पहली बार जो मोक्ष की चर्चा मिलती है वो किसमें मिलती है भाई? सबसे पहले मोक्ष की चर्चा भी किसी में? इसी उपनिषद में मिलती है। ठीक ना, मोक्ष की चर्चा इसी में मिलती है आपको। ओके, ठीक है, चलिए। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को हम बोलते हैं संहिता। याद रखना, संहिता किसको कहते हैं? तो वैदिक सूक्त या मंत्रों के संग्रह को बोलते हैं। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ था। इसी के आधार पर हमने आरंभिक वैदिक युग का वर्णन किया। गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया और इस पुनर्विन्यस्त संकलन का नाम दिया गया सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद उत्तर काल में सामवेद के अलावा और दो संकलन तैयार किए गए, वे यजुर्वेद हैं और अथर्ववेद। इनको संहिता भी बोला जाता है वेदों को, ये भी याद रखना आप लोग। यजुर्वेद में केवल ऋचाएं ही नहीं, उन्हें गाते समय किए जाने वाले अनुष्ठान भी दिए गए हैं यजुर्वेद में। इन अनुष्ठानों से उस सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति का परिचय मिलता है जिसमें इन अनुष्ठानों का उद्भव हुआ होगा। ठीक है, जो अनुष्ठान इसमें बताए गए हैं उससे उस समाज का भी परिचय मिल रहा है जहां पर इनका उद्भव हुआ है। अथर्ववेद में विपत्ति व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित है। इसमें आए तथ्यों से आर्यतर लोगों के विश्वास और रूढ़ियों का पता लगता है। आर्यतर लोगों के विश्वास और रूढ़ियों का पता चलता है। ठीक है, वैदिक संहिताओं के बाद कई ग्रंथ लिखे गए जिनको कहा गया ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए। इनमें वैदिक अनुष्ठान, इसमें क्या क्या है? वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित हैं। उन अनुष्ठानों की सामाजिक धार्मिक व्याख्या भी की गई है इसी में। ये सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए। उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए। उत्खनन अनुसंधान के फलस्वरूप इसी काल और इसी क्षेत्र के लगभग 700 स्थल प्रकाश में आए हैं जहां सबसे पहले बस्तियां कायम हुई थी। इसका जब क्षेत्र देखेंगे ना तो इसका क्षेत्र कुछ ऐसे नजर आएगा। ऐसे मान लो है हमारा भारत, ऐसे करके कुछ है मान लो। ठीक है, ऐसे करके है ना, ऐसे कुछ करके है। ये जो क्षेत्र है आपका वो कुछ ऐसा नजर आएगा। ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया उत्तर वैदिक काल का है। ठीक है, इन्हें चित्रित धूसर मृदभांड PGW पेंटेड ग्रे वेयर स्थल भी कहते हैं। इनके जो 700 स्थल पाए गए, जो उत्तर वैदिक कालीन स्थल पाए गए, उनको क्या बोलते हैं? चित्रित धूसर मृदभांड स्थल। क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों थालियों का प्रयोग करते थे। कथन के रूप में आ सकता है ना, उत्तर वैदिक कालीन स्थलों के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों थालियों का प्रयोग करते थे। कारण भी हो जाए, कारण में आ जाए। इन्हें चित्रित धूसर मृदभांड स्थल कहा जाता है। तो कारण कथन की व्याख्या करेगा क्या? नहीं करेगा। दोनों सही हैं, लेकिन अगर ये हो जाए कथन में कि उत्तर वैदिक कालीन स्थल चित्रित धूसर मृदभांड स्थल माने जाते हैं या कहे जाते हैं, कारण में आ जाए यहां के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों थालियों का प्रयोग करते थे, तो क्या हो जाएगा?
कथन कारण भी सही रहेगा, कारण कथन की व्याख्या भी देगा। लोहे के हथियार का भी प्रयोग करते थे उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ और चित्र धूसर मृदभांड लौह अवस्था के पुरातत्व इन दोनों के संयुक्त साक्ष्य से हमें आभास मिलता है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के संलग्न क्षेत्रों में बसने वाले लोगों का जीवन कैसा था। इन्हीं आधारों पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है। उक्त ग्रंथों से प्रकट होता है कि पंजाब से आर्यजन गंगा यमुना द्वाब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर फैल गए। जो ग्रंथ हैं ऊपर दिखे गए उनसे यह मालूम पड़ रहा है कि पंजाब से आर्यजन जो है गंगा यमुना द्वाब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए, मतलब पूरब की ओर फैल रहे हैं ये लोग। दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर कुरु नाम से विदित हुई, ये आपको याद रखना है। आरंभ में वे लोग दोआब के ठीक छोर पर सरस्वती और दिशद्धति नदियों के प्रदेश में बसे। दिशद्धति किसको बोलते हैं भाई? दिशद्धति किसे बोलते हैं? घग्गर नदी को सर। हाँ नदी। हाँ, घग्गर नदी को बोलते हैं दिशद्धति। ठीक है, इनके प्रदेश में आके बसे। शीघ्र ही कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, जो कुरु क्षेत्र से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, जो कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे वे पांचालों से भी मिल गए, जो दोआब के मध्य भाग पर काबिज थे। पांचाल मतलब कुरु पांचाल की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग मध्य भागों पर फैल गई थी। कुरु पांचाल इन दोनों का, दिल्ली दोआब का ऊपरी भाग मध्य भाग। उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया, जो मेरठ जिले में पड़ता है। हस्तिनापुर आज के समय मेरठ में है। कुरु कुल का इतिहास भारत युद्ध को लेकर मशहूर है, जिस पर महाभारत नाम का विख्यात महाकाव्य है। माना जाता है कि यह युद्ध 950 ईसा पूर्व के आसपास कौरव पांडव के बीच लड़ा गया। हालांकि ये दोनों कुरु कुल के ही थे। इस युद्ध के फलस्वरूप वस्तुतः सारे कुरुवंशियों का नाश हो गया। हस्तिनापुर में मिली सामग्रियों से, जिनकी तिथि 900 से 500 ईसा पूर्व की अवधि आंकी जा सकती है, वहां की बस्तियों का और नगर जीवन के धुंधले आरंभ का पता चलता है। नगर जीवन यहाँ की जो बस्ती तो कैसी थी? नगर जीवन जैसी थी क्या? महाभारत में हस्तिनापुर का जो वर्णन है उससे इसका कोई मेल नहीं है, क्योंकि इस महाकाव्य की रचना बहुत बाद में ईसा की 4वीं सदी के आसपास हुई है। इसका वर्णन जो महाकाव्य हमारा है महाभारत, इसकी रचना हुई बहुत बाद में, ईसा की 4वीं सदी, जब भौतिक जीवन में काफी उन्नति हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में लोग पकाई हुई ईंट का प्रयोग शायद ही जानते थे, मतलब नहीं जानते थे, ये बात याद रखना है। हस्तिनापुर की खुदाई में जो कच्ची संरचनाएं मिली हुए न भव्य ही कही जा सकती हैं और न टिकाऊ कही जा सकती हैं। हस्तिनापुर की जो वस्तुएं हैं वो भव्य भी नहीं है और ना ही टिकाऊ है। प्राचीन कथाओं के अनुसार हम जानते हैं कि हस्तिनापुर बाढ़ से बह गया और कुरुवंश में जो जीवित रहे वे इलाहाबाद के पास कौशाम्बी जाकर बस गए थे। ठीक है, हस्तिनापुर में जब बाढ़ आई उसके बाद वहां से जो लोग बचे तो वो लोग अपना निकल गए, वहां से इलाहाबाद वाले क्षेत्र में आके रह रहे। आज का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में फैला पांचाल राज्य उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णित अपने दार्शनिक राजाओं, तत्वज्ञानी, ब्राह्मणों को लेकर विख्यात था। कौन? उत्तर वैदिक साहित्य में इनका जो वर्णन है पांचाल राज्य का। पांचाल राज्य ये है। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र, है ना? इन 3 जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पे जो लोग थे वो दार्शनिक राजा और तत्वज्ञानी ब्राह्मण थे। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूरब की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोसल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैल गए। 600 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। लोग दोआब से निकले और पूरब की ओर बढ़ गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार का इसमें कौन सा? विदेह क्षेत्र। यद्यप कोसल राम की कथा से जुड़ा हुआ है, कोसल मतलब अयोध्या की बात यहाँ पे हो रही है, फिर भी वैदिक साहित्य में राम कथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इन वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजार, काले और लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। जो लोग दोआब क्षेत्र को छोड़कर पूर्वी क्षेत्र में बढ़े और पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के विदेह में जाके फैल गए, उनका संपर्क कुछ ऐसे लोगों से होता है जो तांबे के औजार और काले लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका सामना संभवतः उन लोगों से हुआ जो तांबे के औजार और गिरवी लाल रंग के मृदभांडों का प्रयोग करते थे। देखो, जब बिहार की तरफ बढ़े, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़े, तो इनका संपर्क किससे हुआ? इनका संपर्क हुआ इन लोगों से, तांबे के औजार और लाल मृदभांड, काले लाल मृदभांड के प्रयोग करने वालों से। लेकिन जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की बात करेंगे तो इनका सामना किससे होता है? तांबे के औजार वाले और गिरवे लाल रंग के मृदभांड का प्रयोग करने वाले लोगों से। उन्हें संभवतः ऐसे लोगों को की भी बस्तियां जहां तहां मिली जो काले और लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। और कहा जाता है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
गिरवे या लाल रंग का मृदभांड का भी प्रयोग होता था, साथ ही साथ काले और लाल मृदभांड का भी प्रयोग किया जाता था। कुछ स्थानों पर उनका मुकाबला उत्तर हड़प्पाई संस्कृति को अपनाने वाले लोगों से भी हुआ, परंतु लगता है कि ये लोग मिश्रित संस्कृति वाले थे, जिस संस्कृति को शुद्ध हड़प्पाई नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये मिश्रित संस्कृति वाले लोग हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक लोगों के शत्रु चाहे जो भी रहे हों, उनका किसी भी बड़े और संलग्न क्षेत्र पर जमाव नहीं था, किसी बहुत बड़े क्षेत्र पर उनका जमाव नहीं हो पाया था। उत्तरी गंगा मैदान में उनकी संख्या भी बहुत अधिक नहीं थी। विस्तार के दूसरे दौर में वैदिक लोग इसलिए सफल हुए कि उनके पास लोहे के हथियार और अश्वचालित रथ थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, वैदिक लोगों के सफल होने के पीछे मूल कारण क्या था? लोहे का हथियार और अश्वचालित रथ। पीजीडब्ल्यू लौह अवस्था संस्कृति और उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। ऋग्वैदिक काल में ना, अगर बात की जाए यज्ञों के महत्व के बारे में, तो उनको ध्यान ये रखना होगा, इस समय ना तो वैदिक धर्म में ना तो किसी मूर्ति पूजा का और ना ही किसी देवालय का कोई स्थान था। ठीक है, मतलब ये है, आर्य जो थे वो एक निराकार ईश्वर की पूजा करते थे। ठीक है, निराकार ईश्वर की पूजा करते थे। ओके, स्तुति और यज्ञ जो थे उनकी पूजा के मुख्य साधन हुआ करते थे। अग्निकुंड में क्या करते थे? वो आग जला देते थे, फिर उसमें घी, दूध, धान की आहुति देकर उसके चारों ओर ये लोग उन मंत्रों का उच्चारण करते थे। ओके, आर्यों का धर्म बहुत ही सरल था, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ये लोग यज्ञ जरूर करते थे, लेकिन यज्ञों की विधि जो थी वो जटिल थी। यज्ञ करते थे, यज्ञ की विधि लेकिन जटिल थी। मूर्ति पूजा का प्रचार नहीं था, मंदिर के निर्माण की आवश्यकता को उन्होंने नहीं समझा था। मतलब पूजा पाठ जो करते थे वो सिर्फ मंत्र उच्चारण के आधार पर ही होती थी। ठीक है, ओके, ये हमें याद रखना है। इस समय भी क्या साइंस वाइंस रहा है कुछ? अगर इसकी बात करें तो ये स्थापत्य कला से परिचित थे, स्थापत्य कला और मूर्ति कला से परिचित थे ये लोग। मूर्तियों की जो चर्चा मिलती है वो यज्ञों के संदर्भ में ही मिलती है। ठीक है, इस समय चमड़े पर चित्र बनाने का काम प्रचलित था, ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, और संगीत का उपयोग ये लोग मनोरंजन, देवताओं की स्तुति दोनों के लिए करते थे। जो मनोरंजन था इनका, संगीत था, तो संगीत दो काम के लिए होता था, एक तो मनोरंजन का साधन था, दूसरा क्या था? देवताओं की स्तुति के लिए। ये लोग चिकित्सा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, खगोल शास्त्र से भी परिचित थे। ठीक है, बूटियों जड़ी का प्रयोग करते थे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। आर्य जो होते थे वो ऋतु परिवर्तन, नक्षत्र की अवस्थाओं से भी परिचित हो चुके थे। ठीक है, ये कुछ चीजें हमें याद रखनी है तथ्यों पे। और उत्तर वैदिक काल में हमने अभी इतना ही समझा है कि इनके स्रोत क्या रहे हैं, है ना? स्रोत क्या थे उत्तर वैदिक काल में? नॉर्मल तरीके से इसमें जो संहिता समझते ना, वेदों को संहिता भी बोलते थे। हाँ, वेदों को संहिता भी बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनका नाम उल्लेखनीय है उत्तर वैदिक काल में। और इसी समय में आप देखेंगे संहिताओं के बाद ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषदों का भी विकास हुआ है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अतरंजी खेड़ा कहाँ भाई? यूपी में है सर, ठीक है, मेरठ जिले में। एटा जिला, एटा। सॉरी सर, एटा जिला में। ठीक है, तो एटा में पड़ता है ये। ओके, उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे उन सबका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि ही बन गया था। पशुपालन का महत्व कायम था इस समय। गाय, घोड़ा अभी भी उपयोगी रहा है इन लोगों के लिए। ठीक है, इस समय जो लोग थे उनके जीवन में स्थिरता आ गई थी, इसलिए ये लोग वाणिज्य और व्यापार का तीव्र गति से इन लोगों ने विकास किया था। ठीक है, सामुद्रिक सामुद्रिक व्यापार से भी ये लोग परिचित थे, ये बात भी आपको याद रखनी होगी। इनके कुछ सिक्के थे, उत्तर वैदिक काल सिक्के कौन कौन से थे इस समय? निष्क,
है ना, शतमान, कृष्णक, पाद, ये उत्तर वैदिक कालीन सिक्के थे। ठीक है, इस उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे वो सोना और लोहा के अलावा टिन, सोना लोहा तो जान ही रहे थे ये लोग, इसके साथ साथ ये टिन भी जान गए थे, तांबा भी, ये तांबा से भी परिचित हो चुके थे, चांदी भी थी इनके समय में, और सीसा भी इनके समय में था। ठीक है, याद रखना है उद्योगों और शिल्पों का अच्छे से विकास हुआ था। ये उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था की अन्य विशेषता के रूप में स्थापित हुए थे। उत्तर वैदिक काल में कई सारे व्यवसाय के विवरण भी मिलते हैं, जैसे एक विवरण आप देखेंगे, धातु शोधक। उत्तर वैदिक काल में धातु शोधक जो क्या है, एक मतलब कि व्यवसाय है। धातु शोधक है, रथकार है, बढ़ई है, चर्मकार है, स्वर्णकार है, और क्या है, कुम्हार है। ये व्यवसाय थे इनके। ठीक है, ये बात याद रखिए। वस्त्र निर्माण उद्योग इनका प्रमुख उद्योग था इस समय, लेकिन वस्त्र निर्माण प्रमुख उद्योग होने के बावजूद भी इस समय कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, कपास का उल्लेख आपको याद रखना है, नहीं मिलता है उत्तर वैदिक काल में। फिर भी बुनाई का काम बड़े पैमाने पर होता था। ठीक है, मृदभांड का निर्माण करते थे, लोगों में लाल मृदभांड ज़्यादा प्रचलित था। धातु शिल्प जो था वो एक उद्योग बन गया था। इस युग में धातु गलने का उद्योग जो था वो बड़े पैमाने पर होता था। ठीक है, इनके प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे उत्तर वैदिक काल में? शतमान, निष्का, कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ है भाई? काशी, विदेह। शामी यूपी इलाहाबाद। से इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये हमें याद रखने हैं। बैलगाड़ी का प्रयोग ये लोग करते थे। ठीक है, ध्यान रखना, बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ विदेशी सामान के लिए नाव का भी प्रयोग होता था और समुद्री जहाज का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, इस समय का जो समाज था वो भी वर्ण विभाजित था। समाज में वर्ण विभाजन प्रचलित था। अंतर सिर्फ ये हो गया था, अंतर सिर्फ ये था कि उत्तर वैदिक कालीन समाज जो था जन्म पर आधारित था, है ना, जन्म पर आधारित था। बात समझे? ऋग्वैदिक काल में क्या था? ऋग्वैदिक काल में कर्म पर आधारित, जैसे हमने एक उसमें एक वो पढ़ लिया था ऋग्वैदिक काल में, ये मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली है, भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। ये ऋग्वैदिक काल का एक काल की एक उक्ति है। ठीक है, लेकिन इस समय क्या है, उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गया, जन्म से ही जो रहा वही उसका वो रहा। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है। कई सारी धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ इसी समय में। व्यवसाय जो रहा भाई, जन्म पर आधारित अगर समाज का विभाजन हुआ है तो जाहिर सी बात है जो व्यवसाय होंगे वो कैसे हो जाएंगे? व्यवसाय कैसे हुए? आनुवंशिक हो गए, है ना, व्यवसाय जो हुए हो आनुवंशिक हो गए। ठीक है ना, ठीक है। पितृसत्तात्मक का नियम था, हैं? आनुवंशिक व्यवसाय सर। व्यवसाय जो था वो आनुवंशिक हो गया था उत्तर वैदिक काल में आते आते। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जन्म आधारित समाज में वर्ण विभाजन हुआ उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल की ये विशेषता है। और उत्तर वैदिक काल में ही जो व्यवसाय रहे वो कैसे हो गए? आनुवंशिक हो गए। मतलब ये कहने का है, जैसे मान लीजिए कोई यादव कुल में जन्म लिया हो, वो यादव का ही लड़का हुआ। क्षत्रिय का कुल में जन्म लिया तो क्षत्रिय बनेगा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा तो ब्राह्मण होगा।
तो ये लोग जिस कुल में भी जन्म लेंगे वो अपने ही व्यवसाय करेंगे। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, ठीक है। ब्राह्मण का भी लड़का अगर युद्धरत, युद्ध में कुशल है, सुरक्षा दे रहा है, तो वो क्षत्रिय हो सकता है, क्योंकि उसका कर्म निर्धारित करेगा उसका वर्ण क्या है। तो उस समय ऋग्वैदिक काल में जो व्यवसाय रहे वो आनुवंशिक नहीं रहे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं रहा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो व्यवसाय रहा वो आनुवंशिक हो गया था, ठीक है। औरतों की स्थिति खराब हो चुकी थी उत्तर वैदिक काल में, है ना। ऋग्वैदिक काल में हम देखेंगे कई सारी विदुषी महिलाओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते महिलाओं की स्थिति जो हुई वो खराब हो गई। इस समय जो वैश्य होते थे ना, वो वैश्य लोग वो व्यापार, खेतीबाड़ी, पशुपालन का काम करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। एक ही गोत्र में या एक ही पूर्वजों के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। उत्तर वैदिक काल में ही ये गोत्र वाला सिस्टम चालू हुआ था सही ढंग से। चित्रित धूसर मृदभांड, लौह अवस्था संस्कृति और उत्तर वैदिक अवस्था। उत्तर वैदिक काल को लौह अवस्था की संस्कृति, लौह संस्कृति बोला जाता है। इस समय लोहे का प्रचलन हुआ था, लोहे से इनको जानकारी भी मिली थी, है ना। और लोहे को क्या बोलते थे लोग, किसी को कुछ आइडिया है? लोहे को बोला जाता था क्या? निष्क सर। क्या मतलब? कृष्ण आयस बोलते थे लोहा को यहाँ पे, ठीक है। ओके, ध्यान रखना थोड़ा सा, चलो ठीक है। अच्छा, पूषण कौन थे इस समय के वैदिक पीरियड में? जो पूषण थे वो क्या थे? जानवरों का देवता था। वनस्पति और औषधि के देवता। बाद में जाके जानवरों के देवता बनते हैं, है ना। बाद में जाके जानवरों के देवता बनते हैं। हाँ बोलिए ना रोशन। सर सोमदेव में भी वनस्पति ही आता क्या? सोमदेव जो थे, सोम एक रस, सोम रस है। नहीं, सोम भगवान के बारे में, नौमा मंडल जो है ऋग्वेद का। हाँ, नवा मंडल है। हाँ, वो भी तो प्रकृति, वो प्रकृति से संबंधित मिलता है। अच्छा, ठीक है। तो सोम तो हैं? अच्छा, इस समय एक वो था कि जैसे जो राजा थे, विभिन्न दिशाओं में राजाओं के अलग अलग नाम हुआ करते थे। जैसे पूरब में कुछ और बोला जाता था, पूर्व दिशा में राजा को कुछ और बोला जाता था, पश्चिम में कुछ और, उत्तर में कुछ और बोला जाता था, दक्षिण में कुछ और बोला जाता था, मध्य में कुछ और बोला जाता था। पूर्व में कौन होता था? आया हुआ है पेपर में, सम्राट। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट। पश्चिम में स्वराट बोलते थे। उत्तर में क्या बोलते थे? विराट, विराट बोलते थे। दक्षिण में क्या बोलते थे भाई? भोज। और मध्य में क्या बोलते थे? राजा। समझे? जी सर। हाँ, याद रखना ये सब चीजें थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए राजसूय यज्ञ का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? राजसूय यज्ञ का विस्तृत विवरण। सर तो वैदिक काल में तो मिलता है सर, इसीलिए उत्तर वैदिक काल में। हाँ, तो विस्तृत विवरण किसमें है? वो कौन से ब्राह्मण में है? सर शतपथ ब्राह्मण में। हाँ, राजसूय यज्ञ का विस्तृत विवरण हमको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। इसमें कई प्रकार के जल का यूज किया जाता था ना राजसूय यज्ञ में, है ना। अच्छा, आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है? आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है? आइडिया है कुछ किसी को? सबसे पहले मिलता है ये छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले मिलता है आश्रमों का उल्लेख। और कितना आश्रम का उल्लेख मिलता है छांदोग्य में? मात्र 3। 3, ये सर। 3 है। पहली बार जाबाल उपनिषद है, जाबाल उपनिषद है, जिसमें 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम का उल्लेख है, ठीक है। कौन कौन सा है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, जिसको हम ब्रह्मचारी भी बोल सकते हैं, विद्यार्थी जीवन बोल सकते हैं ब्रह्मचर्य को।
गृहस्थ मतलब गृहस्थ है, शादी वादी कर लेगा आदमी, अपना परिवार उरिवार का देखभाल करेगा। उसके बाद वानप्रस्थ आएगा, आधी निवृत्ति, ठीक है, वानप्रस्थ। उसके बाद आएगा संन्यास, पूर्ण निवृत्ति हो जाएगी, मतलब संन्यास धारण कर ले, सब मोह माया सब खत्म, है ना। इस सब के लिए 25-25 साल का एक एज डिसाइड किया गया था, पहले ही सिस्टमैटिक था, अभी बिगड़ गया सिस्टम। ठीक है। साध्य वधु शब्द किसके लिए यूज होता था? जो विवाह से पहले तक आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त करती थी स्त्री, जो स्त्री विवाह से पहले तक आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त करती थी उसको बोलते थे साध्य वधु बोलते थे, ठीक है। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए वो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें कृषि की चारों क्रियाओं का वर्णन किया गया है? कृषि की चारों क्रियाओं का वर्णन किसमें हुआ है? जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई। शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, ठीक है भाई। तैत्तिरीय संहिता एक है, तैत्तिरीय संहिता है। इसमें जो ऋण है ना, ऋण, ऋण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कुसीद। ऋण के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग हुआ है। और शतपथ ब्राह्मण में जो उधार देने वाले हैं, शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले को कहा जाता था उधार देने वाले को क्या कहा जाता था भाई? कुसीदिन, कुसीदिन कहा जाता था, है ना। व्यवसाय की लंबी चौड़ी सूची मिलती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है व्यवसाय की इनके पास लंबी चौड़ी सूचियां हैं। 2 संहिताएं हैं, एक वाजसनेयी है, वाजसनेयी है, और दूसरी है तैत्तिरीय, ठीक है। वाजसनेयी और तैत्तिरीय संहिता में व्यवसाय की एक लंबी चौड़ी सूची मिलती है, व्यवसाय की लंबी चौड़ी सूची मिलती है, ठीक है। जैसे कर्मा, कर्मा किसको बोलते हैं? कर्मा है जो धातु का काम करने वाला व्यक्ति है, धातु कर्म करने वाले को कर्मा बोला जाता था। वेकनाट, वेकनाट व्यवसाय में ही आएगा। वेकनाट जो होता है सूदखोर है, वेकनाट सूदखोर के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। एक शब्द है अरित्र, अरित्र, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है पतवार। और एक दूसरा भी शब्द है अरित्री, अरित्री, इसका क्या मतलब हुआ? नाविक, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्या बोलते थे? नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्या बोलते थे? क्षेत्रज, क्षेत्रज बोला जाता था, है ना। नियोग मतलब क्या सर? नियोग प्रथा क्या थी भाई? कन्या की विदाई में मिलने वाला जो उपहार होता था उसको बोलते थे वाहतु। कन्या की विदाई में जो उपहार मिलते थे उसको वाहतु बोला जाता था। अच्छा, जो जीवन भर कुंवारी रहने वाली होती थी उसको क्या बोलते थे? जो जीवन भर कुंवारी रहती थी अमाजू। उसको बोलते थे अमाजू। इस समय 3 प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग मिलता है हमको। कौन कौन से? नीवी, सॉरी, नीवी, है ना, वासस और अधिवासस। अधिवासस का मतलब है आजकल जैसे लड़कों में भी देखेंगे तो सब कुछ पहन लिया फिर ऊपर से गमछा रख लिया, ओढ़नी जिसको बोल सकते हैं। अधिवासस का मतलब ओढ़नी होती है। वासस का मतलब है कमर के नीचे पहने जाने वाले जो वस्त्र है वो कहलाएंगे वासस, सॉरी, कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र वासस है, ठीक है। नीवी जो होता है वो कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र होते हैं, ठीक है ना। ओके। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार था वो कैसा था? उत्तर वैदिक काल का जो व्यापार था वो कैसा था? वस्तु विनिमय पर आधारित था, है ना, वस्तु विनिमय पर आधारित था।
सर पूरा व्यापार सर कि कुछ व्यापार? व्यापार था पूरा का पूरा, वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र थे, वरुण थे, इन सब की जगह समाप्त हो चुकी थी। इनकी जगह पर आ गए थे विष्णु, प्रजापति, प्रजापति सर। रुद्र, सर शिव, ये सब आ गए थे। वैदिक काल में पशु बलि प्रथा पर बहुत जोर था। यहाँ पर 16 प्रकार के संस्कार और 8 प्रकार के विवाहों का भी उल्लेख उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलता है। एक गुह्य सूत्र, इसमें हमको 16 संस्कार 8 विवाह मिलते हैं। ठीक है, लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहा कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिलता है। ये याद रखने की जरूरत है। स्पष्ट नहीं है कि यह यहां से यह कैसे फैला, पर उसी समय से पाकिस्तान के गांधार क्षेत्र में लोहे का प्रयोग होने लगा। इधर कर्नाटक में लोहा मिला, उधर गांधार क्षेत्र में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया। कैसे गया ये नहीं आइडिया है, ये याद रखना, न पता चले कि एग्जाम में पूछ लिया जाए इसका फैलाव इस माध्यम से हुआ तो आप लोग कहें सही हो गया। ठीक है, मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार भारी मात्रा में खुदाई से निकले हैं। ऐसे औजार बलूचिस्तान में भी मिले हैं। ठीक है, मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार कहाँ से? बलूचिस्तान से बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। लगभग इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी लोहे का प्रयोग पाया गया। पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी। खुदाई से ज्ञात होता है कि तीर के नोक, बर्छे के फाल आदि लौह अस्त्रों का प्रयोग लगभग 800 ईसा पूर्व से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम तौर से होने लगा था। तीर का नोक होता है ना, ऐसे ऐसे करके, ये तीर का नोक है। और बर्छा क्या होता है? उस टाइम का युद्ध के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता बर्छा का सर। ठीक है, तो इन सब का जो फाल ये सब थे वो लोहे के ही बने होते थे। लोहे के इन हथियारों से वैदिक लोगों ने ऊपरी द्वाब में सामने आए अपने बचे खुचे शत्रुओं को परास्त कर दिया होगा। ऊपरी गंगा के मैदानों के जंगलों को साफ करने में लोहे की कुल्हाड़ी से काम किया गया होगा। लोहे की कुल्हाड़ी से ही काम किया गया। ठीक है, ऊपरी गंगा के मैदान के जंगलों को साफ करने के लिए। हालांकि वर्षा केवल यहाँ 35 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर तक होने के कारण ये जंगल ज्यादा घने तो नहीं रहे। वैदिक काल के अंतिम दौर में लोहे का ज्ञान कहाँ? पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदेह में फैल गया। विदेह कहाँ पे है? कहाँ है विदेह? सर यूपी तो विदेह में। विदेह बिहार में पड़ता है ना। अच्छा, इस समय एक चीज और याद रखना, उत्तर वैदिक काल में जो हमने पंचजन के बारे में कभी बात किया था, अनु, द्रहयु, पुरु, यदु, तुर्वस, है ना। जैसे यदु को क्रीवी भी बोलते हैं। यदु को क्या बोलते हैं? क्रीवी। ये दोनों एक हैं। इन सब का लोप हो चुका था उत्तर वैदिक काल में आते आते। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल में कुरु और पांचाल, मतलब दिल्ली, हरियाणा का कुछ क्षेत्र, यूपी का मेरठ वाला एरिया, लगभग एक लंबा चौड़ा एरिया है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था वो कुरु पांचाल का था। कुरुओं के बारे में जानते ही होंगे आप लोग, जो महाभारत का युद्ध हुआ है ना, पांचाली थे वो। ये कुरु पांचाल को शतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। ठीक है, ठीक है ना। चलो, इन प्रदेशों में जो सबसे पुराने लौह वास्त्र पाए गए हैं वे ईसा पूर्व 7वीं सदी के हैं उत्तर वैदिक ग्रंथों में। इस धातु को श्याम या कृष्ण आयस कहा गया है। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? उत्तर वैदिक से पहले यहाँ पे पाया जाता था। क्या चीज? आप जो बोले 7वीं सदी में यहाँ पे पाया जाता था, जिसे कृष्ण आयस कहा गया है, तो उत्तर वैदिक से पहले या फिर बीच में, उसी के आसपास? देखो, ऋग वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1500 से 1000 BC। ठीक है, और उत्तर वैदिक का काल कितना है? उत्तर वैदिक का पीरियड 1000 से 600 BC। तो अगर 700 BC के आसपास की बात हो रही, मतलब ये है आपके उत्तर वैदिक काल की घटना, है ना। ओके सर। हाँ, मतलब खत्म होने से 100 साल पहले की बात है ये। यद्यप लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं, लोहे का यूज हुआ है
लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया है, लेकिन लोहे के बने कृषि के औजार यहाँ पर बहुत कम मात्रा में मिले हैं, ये बात याद रखनी है। तथापि इसमें संदेह नहीं कि उत्तर वैदिक काल के लोगों की मुख्य जीविका खेती हो चली थी। ऐसे भी एक मिलान करने के लिए भी आता है, दिया रहता है ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, ऐसे करके दिया रहता है। तो दूसरे सामने दिया रहता है कृषि मुख्य व्यवसाय, कृषक समुदाय, ऐसे करके। तो उत्तर वैदिक काल जो था वो कृषक समुदाय का था, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12, 24 तक बैल हल में जोते जाने की चर्चा है, ठीक है, ध्यान रखना, जोते जाने की चर्चा है वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 बैल के। इसमें कुछ अतियुक्ति हो सकती है। जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी, जुताई लकड़ी के फाल से होती थी, जिसमें ऊपरी गंगा के मैदानों की हल्की मिट्टी में संभवतः काम लिया जा सकता था। यज्ञों में पशु बलि के प्रचलन के कारण बैल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं रहे होंगे इस समय, क्योंकि पशु बलि प्रथा प्रचलन में आ चुकी थी। यज्ञों में पशु बलि को ज्यादा महत्व दिया जाने लग गया था, है ना। इसलिए खेती आरंभिक अवस्था में थी, किंतु इसके व्यापक प्रचलन में संदेह नहीं। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन आया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि सीता के पिता और विदेह के राजा जनक ने हल चलाया था। उन दिनों राजा राजकुमार भी शारीरिक श्रम करने में हिचकिचाते नहीं थे। कृष्ण का भाई बलराम हलधर कहलाता था। हलधर मतलब वो हल ही वो लेकर चलते थे, है ना, हल को धारण किए रहते थे, क्योंकि हल उनका हथियार था। उत्तर वैदिक काल में हल चलाना उच्च वर्णों के लिए वर्जित हो गया। उत्तर वैदिक काल में हल चलाना उच्च वर्णों के लिए वर्जित हो गया था। वैदिक काल के लोग जौ तो उपजाते ही थे, इस समय जौ उपजाए जाते थे उत्तर वैदिक काल में, पर इस काल में चावल और गेहूं भी मुख्य फसल हो गई थी। बाद में चलकर गेहूं पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य खाद्य हो गया गेहूं। वैदिक लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ था। वैदिक लोगों का चावल से अगर कहीं पर परिचय हुआ तो सबसे पहले दोआब क्षेत्र में ही हुआ था। वैदिक ग्रंथों में इसका नाम व्रीहि है। दोआब व्रीहि बोलते हैं। चावल का अवशेष जो हस्तिनापुर में मिला है, चावल का अवशेष हमको हस्तिनापुर में भी मिलता है, वो ईसा पूर्व 8वीं सदी का है। हस्तिनापुर से मिला जो चावल का साक्ष्य है वो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, ठीक है। इसी समय के आसपास एटा जिले में स्थित अतरंजी खेड़ा में भी चावल मिला। अतरंजी खेड़ा में भी चावल मिला है, एटा जिला में पड़ता है ये। वैदिक अनुष्ठानों में चावल के प्रयोग का विधान है, पर गेहूं के प्रयोग का कदाचित ही। चावल के प्रयोग का विधान है, लेकिन गेहूं के प्रयोग का नहीं है। आज भी आप देखते होंगे ना, जो कथा वथा होती होगी, पूजा पाठ होता होगा, तो उसमें हवन सामग्री में चावल मिलाया जाता होगा, है ना। चावल से कलश को भी सजाया जाता है। चावल से वो बनाया जाता है जो जमीन पे आप देखेंगे चावल रंग, हाँ, चावल को कलर कर दिया जाता है, फिर उसको फैलाया जाता है, फिर उस पर सुपारी उपारी चढ़ाई जाती है। ये सब आप आज भी देखते होंगे समाज में, है ना। नाम मात्र भर बोला इसमें। वैदिक अनुष्ठान, उत्तर वैदिक काल के लोग जो थे वो कई प्रकार के तिलहन भी पैदा करते थे। गेहूं का प्रयोग कदाचित नहीं करते थे। उत्तर वैदिक काल के लोग जो थे वो तिलहन भी पैदा करते थे। उत्तर वैदिक काल में भी बहुत प्रकार की कला शिल्पों का उदय हुआ। हमने पहले भी बात कर रखी है इसके बारे में। लुहार धातुकारों के बारे में जानकारी मिलती है हमें, है ना, लुहारों के बारे में, इन सब के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अवश्य ही ये लोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास कुछ ना कुछ लोहे का काम करते रहे होंगे। तांबे से उनका परिचय वैदिक काल के आरंभ से ही था। तांबे से भी वो लोग परिचित थे वैदिक काल की शुरुआत से ही। 1500 ईसा पूर्व के पहले के तांबे के बहुत सारे औजार के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। उनसे ये बात सही साबित होती है कि वैदिकेतर समाज में भी ताम्र शिल्पी मौजूद थे। वैदिकेतर मतलब पहले की बात है, मतलब ऋग्वैदिक बोल सकते सर इसको। ठीक है। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान की खेतरी की तांबे की खानों का उपयोग करते थे। ये आपको याद रखना चाहिए, खेतरी तांबे खान। जो भी हो, वैदिक काल के लोगों ने जिन धातुओं का प्रयोग किया उनमें तांबा पहला रहा होगा। तांबे की वस्तुएं, तांबा इनका पहला रहा धातु। तांबे की वस्तुएं चित्रित दूसरे मृदभांड स्थलों में पाई गई हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए। इन वस्तुओं का उपयोग मुख्यतः लड़ाई, शिकार, आभूषण के रूप में भी किया जाता था। बुनाई केवल स्त्रियां करती थी, सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों का काम था बुनाई करना, लेकिन यह काम बड़े पैमाने पर होता था। चमड़े, मिट्टी, लकड़ी के शिल्पों में भारी प्रगति हुई थी इसी समय में, उत्तर वैदिक काल में ही। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। 4 प्रकार के इनके मृदभांड कौन से थे भाई? काला लाल मृदभांड, काली पॉलिशदार मृदभांड,
चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तनों से परिचित थे। अंतिम प्रकार का जो मृदभांड है, मतलब लाल मृदभांड जो है, उनके बीच सबसे अधिक प्रचलित था। मतलब उत्तर वैदिक काल के लोगों के बीच में सबसे अधिक प्रचलित क्या था? वो लाल मृदभांड। और लगभग समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पाया भी गया है। क्या पाया गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाई? लाल मिट्टी के बर्तन से। और ये सबसे ज्यादा प्रचलित भी रहा है इन सबके उसमें, ठीक है। लेकिन सर तो पश्चिमी यूपी बोले तो सर इधर साइड ही से पाया जाएगा। कहाँ पे? हाँ, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश एरिया में, ठीक है। लेकिन चित्रित धूसर मृदभांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक है, ठीक है। लेकिन चित्रित धूसर मृदभांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक है। जो चित्रित धूसर मृदभांड हैं उनके सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं। इनमें कटोरे थालियां मिली जिनका व्यवहार शायद उदीयमान उच्च वर्णों के लोग धार्मिक कृत्यों में या भोजन में या दोनों काम में करते थे। चित्रित धूसर मृदभांड वाले स्तरों में जो कांच की निधियां चूड़ियां मिली हैं उनका प्रयोग प्रतिष्ठावर्धक वस्तुओं के रूप में इन्हें गिने लोग ही करते होंगे, ठीक है। जो कांच की निधियां चूड़ियां मिली उनका उपयोग प्रतिष्ठावर्धक वस्तुओं के रूप में कुछ ही लोग ऐसे थे जो करते थे, ठीक है। कुल मिलाकर वैदिक ग्रंथ और उत्खनन दोनों से शिल्प वस्तुओं के विशेषीकृत उत्पादन का संकेत मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों या आभूषण निर्माताओं का भी उल्लेख है। याद रखना, उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकार आभूषण निर्माता का भी उल्लेख है, जो संभवतः समाज के संपन्न वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति करते होंगे, ठीक है। जोहरी से। जोहरी, हाँ जोहरी, ठीक है। यहाँ से कल करते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोगों के जीवन में जब स्थिरता आए तो उन्होंने क्या किया? वाणिज्य और व्यापार पे विशेष ध्यान दिया, है ना। कई सारी कुप्रथाओं ने भी जन्म लिया, जैसे बलि प्रथा, यज्ञों पर विशेष जोर दिया जाने लगा। इन्होंने व्यापार को बढ़ाया। और एक चीज़ और याद रखना, उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे वो सामुद्रिक व्यापार से भी परिचित हो चुके थे। मतलब जीवन में एक स्थायित्व आ चुका था। मुद्रा का भी प्रचलन था इनके समय में। मुद्राओं के बारे में हमने बताया है। मुद्राएं कौन कौन सी हैं इस समय की? निष्क है, सतनाम है ना, सतमान है, कृष्णल है, पाद है ना। तो ये ठीक है ना, ठीक है। 4 प्रकार की मुद्राओं का यूज होने लग गया था। एक चीज और याद रखना, इस समय के जो लोग थे वो सोना और लोहा से तो परिचित थे ही, साथ ही साथ इस समय के लोग जो थे वो सब टिन, तांबा, चांदी, सीसा से भी परिचित हो चुके थे, है ना। इनके उद्योग क्या थे इस समय के? इस समय उद्योग इनके कौन कौन से थे? उद्योगों की अगर बात करेंगे, कई सारे, जैसे शिल्पों का उदय हो गया था इस समय, है ना। शिल्पों का उदय, विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय हो चुका था इस समय। आप देखेंगे धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, ये सब पहले भी बता चुके हैं। ये सारी चीजें आ गई हैं। एक हमने आप लोगों से बोला था, व्यवसाय की लिस्ट। कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें व्यवसाय की लिस्ट मिलती है, वो कौन सा ग्रंथ है? उस ग्रंथ का क्या नाम है? किसी को पता है क्या आप में से? अथर्ववेद क्या सर? अच्छा, जो ऋग्वैदिक कालीन 3 प्रकार के देवताओं का उल्लेख मिलता है, वो कौन से, किस में मिलता है? ऋग्वेद कालीन 3 प्रकार के देवता हैं, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता। इन तीनों का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में हैं? सर ऋग्वेद ब्राह्मण। यास्क, निरुक्त, यास्क निरुक्त में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। ये जो 3 प्रकार के देवता हैं। आर्यों की जो संस्कृति थी वो कैसी थी? आर्यों की जो संस्कृति थी मूल रूप से याद रखना है, वो ग्रामीण थी, ठीक है। ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों की संस्कृति कैसी थी? मूलतः ग्रामीण थी, याद रखना। इनके जीवन का आधार क्या था? मूल आर्थिक जीवन का आधार कृषि था और पशुपालन भी था। पशुपालन का वर्णन मिलता है आपके ऋग्वेद में, ये भी याद रखना। पशुपालन का वर्णन ऋग्वेद में आपके मिलता भी है। इस समय एक शब्द यूज किया जाता है, उर्वरा, या फिर इसी को क्षेत्र भी बोलते हैं। एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? कृषि योग्य भूमि के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। कृषि योग्य भूमि के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द था। इस समय सिंचाई के कई सारे तरीकों का वर्णन मिलता है। किसमें?
ऋग्वेद में ही। जैसे एक नाम सुना होगा कुल्या। कुल्या का था भाई, कुल्या बोलते हैं नहर को, ठीक है। कूप, कूप है, कूप मतलब कुआं है। आवट है, आवट क्या है, छोटा सा गड्ढा खोदकर, है ना, गड्ढा, गड्ढा जानते हो ना आप लोग, खोदकर जो बने हुए गड्ढे होते थे उनको बोला जाता था आवट। इसके अलावा एक था अभ्यचक्र। अभ्यचक्र, अभ्यचक्र क्या है, राहट की चरखी, राहट की चरखी को बोलते थे अभ्यचक्र, ठीक है। इन सब का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा ऋग्वेद में, इन सब का उल्लेख ऋग्वेद में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ऋग्वेद कालीन की बात करें अगर, तो ऋग्वेद कालीन जो व्यवसाय थे वो कौन कौन से थे। ऋग्वेद कालीन व्यवसाय याद रखना है, आनुवंशिक। पहली बात तो आनुवंशिक नहीं थे ये, आनुवंशिक नहीं थे। क्यों नहीं थे आनुवंशिक, क्योंकि जो जन्म था, सॉरी, जो समाज था वो जन्म आधारित नहीं था, वो कर्म आधारित था, ठीक है। कोई भी किसी भी वंश में जन्म ले ले, वो जो काम करने लगता था उसी बिरादरी का हो जाता था फिर, ठीक है, याद रखना। तो आनुवंशिक नहीं था ये। इस समय तक्षा, तक्षा किसको बोलते थे, हमने पहले बता रखा होगा, तक्षा बोलते थे बढ़ई को। स्वर्णकार, स्वर्णकार मतलब सुनार हो गया, चमकार मतलब चमड़ा जो निकलने वाला हो गया। एक शब्द आता है वाय, वाय मतलब क्या है, जुलाहा। कर्मा है, तो कर्मा मतलब होता है धातु कर्म करने वाला, लुहार की बात कर लें अगर, है ना। कुंभकार हो गया कुमार, है ना। इस समय में कताई और बुनाई, कताई और बुनाई का काम महिला पुरुष दोनों करते थे, ये आपको याद रखना चाहिए। इस समय में सिंध और गांधार, वैदिक काल में सिंध और गांधार क्यों फेमस थे ये, अपने सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए फेमस थे, सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, ओके, ये भी ध्यान रखना। इस समय का व्यापार कैसा चलता था, तो व्यापार अदला बदली वाला था। इस समय बोलते हैं साटा बाटा, वस्तु विनिमय प्रणाली, साटा बाटा। हम ऐसे व्यक्ति की खोज करेंगे जिसके पास चावल हो, जिसके पास गेहूं हो। सिर्फ गेहूं और चावल का होना ही जरूरी नहीं है, जरूरी है कि उसको कपड़े की भी जरूरत पड़े। अगर उसे कपड़े की जरूरत है और चावल गेहूं उसके पास है तो हम कपड़ा देकर चावल गेहूं ले सकते हैं, बात समझे। लेकिन समस्या भी है इसमें। समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है कि बहुत बड़ी मात्रा में सामान इकट्ठा रखना पड़ेगा पहली बात तो, फिर भैया लेकर खोजना पड़ेगा, सत्तू आटा सब पीठ पे लाद के फिर खोजो कौन है जिसको कपड़े की जरूरत है और जिसके पास चावल गेहूं भी रखा हुआ है। इसके अलावा भी एक और समस्या है, जो सामान लेना देना है, जैसे मान लो किसी को गेहूं लेना है और गाय देनी है, मतलब हमारे पास गाय है, हमारे पास लेकिन गेहूं नहीं, हमको गेहूं चाहिए गाय के बदले में, तो गाय का क्या कीमत लगाया गया, फिर कीमत, सही कीमत का भी कोई वो नहीं मोल तोल हो पाया, बात समझे ना। तो कई सारी समस्याएं इसमें आती हैं। फिलहाल इस समय का जो व्यापार रहा है वो कैसा रहा है, अदला बदली वाला रहा है। और जो व्यापार वाणिज्य का काम करते थे उनको बोलते थे, व्यापार करने वालों को क्या बोलते थे, पड़ी, पानी बोलते थे। अच्छा ठीक है, हम आप लोगों से पूछ रहे थे, तो ये जो व्यवसायों की सूची थी, हाँ, शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की सूची मिलती है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में, रत्नी क्या है? शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की सूची मिलती है। तो रत्नियों के नाम जो हैं, जैसे एक नाम सुन लेंगे तो पुरोहित, तो पुरोहित, पुरोहित कौन है, राजा का प्रमुख परामर्शदाता है पुरोहित। उसके अलावा होता है सेनानी, सेनानी मतलब सेना का प्रमुख, पुरोहित, सेनानी। फिर एक है ग्रामीण, ग्रामीण मतलब गांव का मुखिया, ठीक है। फिर महिषी, महिषी कौन है, ये राजा की पत्नी,
उसके अलावा फिर आता है सूत। सूत कौन है? रथ सेना का नायक, रथ सेना का नायक है सूत। फिर एक आता है संग्रहीता। संग्रहीता कौन है? कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ठीक है। फिर एक आता है भागदूत, भागदूत। ये भागदूत कौन है भाई? कर एकत्र करने वाला, कर एकत्र करने वाला। फिर आएगा अक्षावाप, अक्षावाप, अक्षावाप कौन है? लेखाधिकारी। फिर आएगा पालागल, पालागल मतलब विदूषक। फिर आएगा छता, छता मतलब प्रतिहारी या फिर दवारिक, ठीक है ना। कितने हुए अभी? क्या चीज? छता। सर अक्षावान के बाद क्या है? अक्षावाप है ये, अक्षावाणी, अक्षावाप है ये। यहाँ पे पालागल मिलेगा, ये पालागल है, ये छता है, छता, छा छा मतलब छा से क्षत्रिय, क्षत्रिय वाला छा है ये, ठीक है। एक चीज और याद रखना, सभा में कौन होते थे और समिति में कौन कौन शामिल होते थे? समिति में कौन कौन होते थे? समिति में सर्वसाधारण वर्ग होते थे, सर्वसाधारण वर्ग की संस्था हुआ करती थी। इसमें सभी व्यक्ति या फिर परिवार का मुखिया भाग लेता था। याद रखना, सभी व्यक्ति भी भाग ले सकते थे या फिर परिवार का मुखिया ही भाग ले सकता था, दोनों हो सकते थे इसमें। इस समिति का ऋग्वेद में 9 बार वर्णन मिलता है, ऋग्वेद में समिति का 9 बार वर्णन मिलता है। सभा की क्या बात करें? सभा कौन सी थी? यह कुलीन वर्गों की संस्था थी, कुलीन या फिर बोले तो वृद्ध, कुलीन या वृद्ध लोगों की संस्था थी। इसमें उच्च कुल के लोग सदस्य होते थे, उच्च कुल के लोग सदस्य होते थे इसमें। ऋग्वेद में इसका 8 बार वर्णन है, ये बात याद रखनी है। और ये दोनों क्या काम करते थे? सभा और समितियां, सभा और समिति राजा की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाती थी, सॉरी, राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने का काम करती थी, ठीक है। बस समझे? चलिए, उत्तर वैदिक काल में जो उद्योग था वो वस्त्र उद्योग प्रमुख रहा है। इसमें कपास का उल्लेख तो फिलहाल नहीं है, कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन बुनाई का काम बड़े पैमाने पर होता ही था। धातु शिल्प जो था वो एक उद्योग बन चुका था, इस समय धातु शिल्प एक उद्योग बन चुका था। और इस युग में धातु गलने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था, धातु गलाने वाला। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन कैसे थे लोगों के? आर्थिक जीवन कैसा था लोगों का? इस समय के जो लोग थे उनके लिए समुद्री यात्रा का उल्लेख किया गया, ठीक है। वैदिक लेख जो थे उसमें समुद्र और समुद्री यात्राओं का उल्लेख मिलता है। यह बताया गया है कि वर्तमान का समुद्री व्यापार आर्यों के द्वारा ही शुरू किया गया था। उत्तर वैदिक काल में ही ये बात सामने आई कि जो समुद्री व्यापार था वो आर्यों के द्वारा ही शुरू किया गया था, जैसे आज के समय में चल रहा है। इस समय धन उधार देना और लेना, धन उधार देना एक फलता फूलता व्यवसाय बन चुका था। इन लोगों ने लेकिन सिक्कों का प्रयोग नहीं किया। आप लोगों को भी बात पता होनी चाहिए, जो उत्तर वैदिक कालीन लोग हैं इन लोगों ने सिक्कों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया, सोने की मुद्राओं के लिए विशेष प्रकार के सोने के सिक्कों का यूज किया था। सर चमड़ा के सिक्के भी यूज किए गए थे ना उस टाइम। ये जमीन पर व्यापार करने के लिए बैलगाड़ी का भी प्रयोग कर लेते थे। विदेशी सामान जो मंगाते थे या भेजते थे उससे समुद्री जहाज या फिर नाव का यूज करते थे। नाव के लिए जो शब्द यूज किया गया, 2 शब्द यूज किए गए, एक अरित्र है, एक अरित्री है। हमने पहले भी बताया आप लोगों को, जो अरित्र, एक अरित्र है और एक अरित्री है। एक है नाविक
और एक है पतवार, सॉरी, नाविक हो गया अरित्र और पतवार हो गया अरित्री, ठीक है ना। चलिए, तो खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हुए। तो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो स्थायी जीवन बिताने में समर्थ कैसे हुए? क्योंकि वो खेती और विविध शिल्पों की जानकारी उनको हो चुकी थी, है ना। इस वजह से उत्खनन अनुसंधानों से हमें कुछ आभास मिलता है कि उत्तर वैदिक काल की बस्तियां कैसी थी। चित्रित धूसर मृदभांड स्थल न केवल पूर्व पांचाल क्षेत्र अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली में ही व्यापक रूप से फैले पाए गए, बल्कि मध्य क्षेत्र अर्थात पंजाब और हरियाणा के संलग्न भागों में, मत्स्य क्षेत्र अर्थात राजस्थान संलग्न भागों में भी मिले हैं। ठीक है, ये याद रखना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में भी चित्रित धूसर मृदभांड देखने को मिलते हैं। इन स्थलों की संख्या कुल मिलाकर 700 के करीब हो सकती है, जो अधिकतर ऊपरी गंगा घाटी में पड़ते हैं। इनमें इन्हें गिने स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। जैसे आपने सुना होगा, हस्तिनापुर है, अतरंजी खेड़ा है, जखेड़ा है, नोह है। सर अतरंजी खेड़ा जो है वो बौद्ध ये पड़ता है कि ये बस्तियां 1 से 3 सदियों तक टिकी रही होंगी। काफी स्थल नए वास के थे जहां ठीक पहले कोई नहीं बसे। लोग कच्ची ईंटों के घरों में लकड़ी के खंभों पर टिके टटी के घरों में रहते थे। ये क्या होता है? बांस का जो होता है, मे भी सर उसको बोलते हैं, मैथिली में ठीक है? बोलते हैं उसको। हाँ, ध्यान रखना इससे। उनके घर तो निम्न कोटि के हैं, फिर भी उनके चूल्हों और अनाजों से प्रकट होता है कि चित्रित धूसर मृदभांड काल के लोग, जो उत्तर वैदिक लोग ही हैं, कृषिजीवी और स्थिरवासी हैं। इनके घर वर पे मत जाइए कि भाई इनका जो घर है वो निम्न कोटि का ही है, बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी ये स्थिरवासी हैं और कृषिजीवी हैं। उसका प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके जो घर हैं वहां पर इनके चूल्हे देखे जा सकते हैं, उनके अनाज देखे जा सकते हैं। बात समझे ना? अनाज और चूल्हों की मदद से ये हमको पता लग जाता है कि ये कृषिजीवी रहे हैं और स्थिरवासी भी रहे हैं। लेकिन चूंकि किसान लोग सामान्यतः काट के फाल वाले हल से खेती करते थे, इसलिए वो इतना अन्न नहीं उपजा सकते थे कि खेती से भिन्न व्यवसायों में लगे लोगों की भी आवश्यकता पूरी कर सके। अतः किसान नगरों के उदय में हाथ नहीं बटा सके। कि नगरों का उदय क्यों नहीं हो पाया? ये सब क्यों ग्रामीण ही बनकर रह गए? क्योंकि उस समय जो खेती करते थे ये लकड़ी के फाल वाले हल से ही करते थे। खेती करना उतना संभव भी नहीं था। ये लोग खेती में ही लगे रहते थे, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा खासा उत्पादन नहीं होता था। ये कहें अधिशेष उत्पादन नहीं था इनके पास, अपनी ही जीविका चलाने भर का उत्पादन कर पाते थे। इसलिए क्या हुआ कि किसान जो थे वो लोग खेती में ही लगे रहे। इन्होंने शहरी जीवन के विकास में किसी भी प्रकार का अपना योगदान नहीं दे सके। ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में नगर शब्द आया तो है, पर उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आकर हम नगरों के आरंभ का मंद आभास ही पाते हैं। हस्तिनापुर और कौशाम्बी तो वैदिक काल के अंत के महज गर्भावस्था वाले नगर थे। वैदिक काल के अंत के महज, वैदिक काल का अंत कब हो रहा है? 600 BC के आसपास। और लगभग इसी समय हम देखेंगे एक दौर शुरू होता है जिसको बोलते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल इसी दौर में शुरू होता है। तो वैदिक पीरियड का अंतिम दौर है, ठीक है ना। इन्हें आद्य नगरीय स्थल प्रोटो अर्बन साइट्स ही कहा जाता है। वैदिक ग्रंथों में प्रोटो अर्बन साइट कौन है? तो इसमें 2 क्षेत्र आप नोट कर सकते हैं, हस्तिनापुर और कौशाम्बी। ये वैदिक काल के अंत में आए और ये थोड़ा बहुत इनमें देखने को मिल जाता है कि ये सब एक नगर के रूप में स्थापित तो हो रहे हैं। इससे किसी न किसी तरह के वाणिज्य का संकेत। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा की भी चर्चा है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्री यात्रा की भी चर्चा की गई है। मतलब वो किसी न किसी तरह के वाणिज्य का संकेत मिलता है, जिससे नई नई कलाओं शिल्पों के उदय से बल मिला होगा। कुल मिलाकर उत्तर वैदिक अवस्था में लोगों के भौतिक जीवन में भारी उन्नति हुई। पशुचारी यायावरी जीवन प्रणाली बहुत घट गई। यायावरी मतलब घुमक्कड़ जीवन पूरे बहुत हद तक कम ही हो गया था, क्योंकि खेती करने के लिए इनको 4 महीना एक जगह रुकना ही पड़ता था। नहीं तो फसल की देखभाल कौन करेगा, उनकी सिंचाई पताई कौन करेगा, उनमें खरपतवार निकासी कौन कराएगा, है ना, जानवरों से उनकी रक्षा कौन करेगा, फिर उनको रखना भी है सहेज के। बात समझे? तो सहेज के अगर रखना है तो अपनी पीठ पे तो लाद के उसके बाद लेकर चलेंगे नहीं, तो इसके लिए एक भंडारगिरी भी चाहिए। भंडारगिरी में अगर रख रहे हैं चोरी भी हो सकता है, तो इसके बेहतर है वो लोग वहीं पर रुक सकते हैं। तो स्थायित्व तो उनके जीवन में जरूर आया है। ठीक है,
खेती जीविका मुख्य साधन हो गई और जीवन स्थायी खूंटे से में बंधा जैसा हो गया। विविध शिल्पों और कलाओं से लैस होकर वैदिक लोग उत्तरी गंगा के मैदानों में स्थिर रूप से बस गए। मैदानों में बसने वाले किसान अपने निर्वाह के लिए तो काफी अनाज पैदा कर ही लेते थे, अपनी उपज का कुछ हिस्सा अपने मुखिया, राजा, पुरोहितों के निर्वाह के लिए भी बचा लेते थे। मतलब अपने खर्चा के बाद जो बचता था वो उनके राजा का होता था, वो उनके मुखिया का होता था। ऐसा नहीं था कि अनाज पहले काटे नहीं कि पहले टैक्स ही देना पड़ेगा, उनसे बचता था तभी वो देते थे। जैसे दो शब्दों का हमने यूज भी किया था ना, भाग और बलि का। जो कभी स्वेच्छा से दिया गया टैक्स होता था, जो कभी स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से दिया गया टैक्स हुआ करता था, बाद में चलकर इतिहास में ही बाद में चलकर ये क्या हुआ, एक टैक्स का प्रकार बन गया कि मतलब ये आरोपित कर दिया गया भाई इतना टैक्स देना ही पड़ेगा। भाग और बलि शुरू में ऐसे ही थे, स्वेच्छा से दिए जाने वाले कर थे। यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं ना कि उनसे जब उनके यूज से बचता था तो वो क्या करते थे, राजा को, अपने मुखिया को, फलाना ढिमकाना सबको दे देते थे, निर्वाह के लिए देते थे। बाद में क्या हुआ, ये एक टैक्स का रूप ले लिया। मतलब कहने का है ये जो भाग और बलि है, शुरुआत में ये नियमित नहीं रहे, निश्चित नहीं रहे, अनियमित रूप से दिए जाते थे। हुआ तो भैया बचा तो देंगे, नहीं बचा तो नहीं दे पाएंगे। बाद में चलकर क्या हुआ, ये भाग और बलि क्या हुए, नियमित कर हो गए। ध्यान रखना। राजनीतिक संगठन की बात करें इनकी, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक जनता वाली सभा समिति के दिन लद चुके थे। ठीक है, सभा और समिति अब नहीं है, अब राजाओं का मतलब या बोले तो राजकीय प्रभुत्व आ चुके हैं। विदत का नामो निशान नहीं रहा। सभा समिति अपनी जगह जीती तो रही, पर उनका रंग ढंग सब बदल गया। सभा समिति ऐसा नहीं था कि सभा समितियां उत्तर वैदिक काल आते आते खत्म हो गई थी। सभा समितियां आज भी मौजूद थी, लेकिन उनके जो राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण रखने का काम हुआ करता था वो समाप्त हो चुका था, वो काम नहीं करती थी। ये स्टेटमेंट याद रखना है, उत्तर वैदिक काल आते आते सभा और समितियां समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि उनका प्रभाव कम हो गया था। ये बात हमको याद रखनी है। 122 है। ऋग वैदिक काल की एक महत्वपूर्ण जनजातीय सभा है। इस विदत में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होते थे। इसमें धर्म, युद्ध, सैन्य, आर्थिक और सामाजिक मामलों पर निर्णय लिए जाते थे। विदत में नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान और लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा भी होता था। विदत में आध्यात्मिक विचारों का भी विमर्श होता था। विदत में महिलाओं की नीति बनाने में भी मदद ली जाती थी। श्रम विभाजन में पुरुषों के आधिपत्य का चलन नहीं था। लोग मिल बांट कर उपज का उपभोग करते थे। चलिए, तो याद रखने से राजाओं अभिजात्यों का बोलबाला हो गया। अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। कुलीनों तथा ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। कुलीन और ब्राह्मण प्रबल हो गए। महिलाएं समाज मतलब सभा से बाहर हो गई हैं। ठीक है, राज्यों के आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अधिकाधिक शक्तिशाली होता गया। राज्यों में वृद्धि हुई। राज्यों में वृद्धि होने के साथ साथ जो मुखिया हुआ करता था या जो राजा हुआ करता था वो क्या था, वो शक्तिशाली होता चला गया। सत्ता धीरे धीरे जनजातीय से प्रादेशिक होती गई। जनजातीय क्षेत्र से सत्ता धीरे धीरे प्रादेशिक होती चली गई। राजा या सरदार कबीलों पर शासन करते थे। उनके प्रमुख कबीले के नाम पर प्रदेशों का नाम भी पड़ा। ये भी आपको ध्यान रखना है। भले ही उस प्रदेश के भीतर प्रमुख कबीलों से भिन्न लोग भी बसते हैं। कबीलों के सरदार के नाम पर उस क्षेत्र का नाम भी रखा गया है, लेकिन याद ये भी रखना है कबीलों के नाम, प्रमुख कबीलों के नाम पर ही उनके क्षेत्रों का भी नाम रखा गया। उसमें अलग अलग प्रकार की जातियां भले ही निवास करती हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं। वहाँ पे कबीलाई शासन के आधार पे उस कबीले के नाम पर उस क्षेत्र का नाम रख दिया जाता था। ठीक है, आरंभ में हर प्रदेश का नाम वहाँ पर सबसे पहले बसने वाले कबीले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सबसे पहले ऐसे होता था। पहले पांचाल एक जन या कबीले का नाम हुआ करता था। पंचाल क्या था, एक कबीला ही था, एक जन हुआ करता था। बाद में यह प्रदेश विशेष नाम हो गया। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश क्षेत्र होता है, पहले पहल इसी समय मिलने लगा है। राष्ट्र जैसे शब्द की अवधारणा जो आई है वो कब आई है, उत्तर वैदिक काल में ही हमको देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था। राजा का इस समय निर्वाचन हो रहा था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में बात बताई गई है, जो शारीरिक और अन्य गुणों में सर्वश्रेष्ठ सबसे समझा जाता था उसी को राजा चुन लिया जाता था। ठीक है, वह सामान्य कुलजनों अन्यजनों से जो विष कहलाते थे। सामान्य कुलजन जो होते थे वो होते थे विष। स्वेच्छा से दी गई भेंट प्राप्त करता था, जो बलि अर्थात चढ़ावा कहलाती थी। स्वेच्छा से भेंट दिया जाता था गिफ्ट के रूप में।
वही बलि होता था। परंतु राजा ने भेंट प्राप्त करने की प्रथा को अपना अधिकार बना लिया। इस अधिकार और अपने पद की अन्य सुविधाओं को कायम रखने के उद्देश्य से उसने राजा के पद को आनुवंशिक मतलब बपौती बना दी। पहले का सिस्टम ऋग्वैदिक काल में जो सिस्टम हुआ करता था, जो एक गिफ्ट के रूप में, टैक्स गिफ्ट के रूप में भेंट किया जाता था राजा को या मुखिया को, उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ, ये एक टैक्स के रूप में बदल जाता है। और यहाँ पे जो राजा थे, जो मुखिया हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, इस पद को बपौती टाइप में बना दिया। आनुवंशिक रूप में इन्होंने इसको स्थापित कर लिया, मतलब राजा का पद उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लग गया। उत्तर वैदिक काल में राजा के पद वाली बात हुआ करती थी, वो ज्येष्ठ पुत्र को ही राजपाट मिलता था। लेकिन उत्तराधिकार का क्रम हमेशा निर्विघ्न रूप से नहीं चला है। उत्तराधिकार में ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा माना जाता था, लेकिन याद रखना ये हमेशा नहीं रहा है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में या मेडाइवल में आकर देखते हैं तो उसमें क्या मिलता है भाई, कि लड़ाई भी हो जाती है उत्तराधिकार के लिए। तो हो सकता था कि उत्तर वैदिक काल में भी उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो जाती रही हो। मेन तब यही बात आती थी सामने कि जो सबसे योग्य है, जो सबसे कुशल व्यक्ति है, वही राजा बन जाता था। ज्येष्ठ पुत्र का कॉन्सेप्ट नहीं। लेकिन यह ध्यान रखना है, उत्तर वैदिक काल में ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकार नियम लागू था उत्तर वैदिक काल में, फिर भी यह निर्विघ्न रूप से नहीं चल पाया था। निर्विघ्न रूप से नहीं चला, इसका मतलब यह था कि इसमें योग्यता और कुशलता का भी होना जरूरी था। ज्येष्ठ पुत्र का ही होना काफी नहीं था, उसमें कुशलता का भी होना जरूरी था। और क्या होना जरूरी था, क्षमतावान भी होगा, योग्य भी होगा, तभी वो राजा बनेगा। ठीक है, तो ज्येष्ठ होने के साथ साथ उसके पास योग्यता और कुशलता का होना जरूरी था, तभी वो राजा बनता था। बात समझे ना? महाभारत में कहा गया कि युधिष्ठिर के छोटे भाई दुर्योधन ने उनके राज्य का अपहरण कर लिया। राज्य की खातिर पांडव कौरव के कुल का ही विनाश हो गया। इस युद्ध से स्पष्ट हो जाता है सत्ता के आगे स्वजन कुछ नहीं है। कर्मकांड के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली बना दिया गया। राजा राजसूय यज्ञ करता था, जिससे समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है। राजसूय यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करता था। इस यज्ञ में राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बेरोक गुजरता था, उन सारे क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र राज माना जाता था। वाजपेय यज्ञ भी था, राजसूय भी है, इसी समय से सब आया है। अश्वमेध यज्ञ भी है, और कौन सा है, वाजपेय यज्ञ। ये क्या है, रथ दौड़। वाजपेय यज्ञ क्या है, रथ दौड़ है, जिसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। इन सारे अनुष्ठानों से प्रजा के चित्त पर राजा की बढ़ती हुई शक्ति और महिमा की गहरी छाप पड़ती थी। का जो सिस्टम है महिमा मंडन का, वो मामला यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा लगता है इस काल में कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था। इसके संग्रह और संचय के लिए अधिकारी रहता था, जो संग्रहीत कहलाता था। ठीक है, टैक्स और नजराना, संग्रह और संचय के लिए कौन होता था, संग्रहीत। ठीक है, जो अधिकारी होता है उसको बोलते हैं संग्रहीत। रामायण महाभारत से ज्ञात होता है कि बड़े बड़े यज्ञों के अवसर पर राजा भारी मात्रा में दान उपहार बांटता था। हर वर्ग के लोगों को उत्तम भोजन कराता था। राजा अपने कर्तव्य के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी, कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता भी लेता था। निचले स्तर में प्रशासन का भार संभवतः ग्राम सभाओं पर रहता था, जिन पर प्रमुख कुलों के प्रधानों का नियंत्रण होता था। ठीक ना, निचले स्तर में जो प्रशासन था वो किस पे था, ग्राम सभा पर निर्धारित था, जो कुलों के प्रधान पर नियंत्रण रखता था, कुलों के प्रधानों का नियंत्रण रहता, जिसपे ये सभाएं स्थानीय वाद विवादों का फैसला भी करती थी। याद रखना है, जो ग्राम सभा होती थी वो क्या करती थी, स्थानीय वाद विवाद का फैसला करती थी। उत्तर वैदिक काल में भी राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। पूरे वैदिक काल में राजा के पास कोई भी स्थायी सेना नहीं थी। याद रखना, युद्ध के समय कबीले के जवानों के दल भर्ती कर लिए जाते थे। कर्मकांड के अनुष्ठान के अनुसार युद्ध में विजय पाने की कामना से राजा को एक ही थाली में अपने भाई बंधुओं के साथ खाना पड़ता था। ठीक है,